स्पीकर व्यू करा पण बाकी सगळे दिसतील. काय मॅम? ओके. सुस्वागतम श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान कार्यक्रम में मैं जयश्री महाजन आप सभी ज्ञानी और ध्यानी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत पिछले महीने में 5 सितंबर से 12 सितंबर को जो कर्मों का ज्ञान सपनों में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उस धरती पर आधारित द थर्ड आई मीन्स तृतीय नेत्र ये किताब चालू रही है। तो इस किताब के बारे में हमें पूजा मैम जो कि टेक्सास यूएस से जुड़ी है। तो मैम आप प्लीज बुक साझा कीजिए और थर्ड आई मेडिटेशन भी होगा इस क्लास में। सो आई वेलकम यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज के सेशन में ये सेकंड सेशन है थर्ड आई बुक का, जो टी लॉबसेंग रामपा जी ने उनकी आत्मकथा पे आधारित है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे उनके ये पुस्तक का पहला चैप्टर। तो सबसे पहले आप आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए बैठ जाइए ध्यान की स्थिति में। अब हम पिता महापत्री जी, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी, वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर, सदगुरु स्पिरिचुअल फाउंडेशन पीएमसी की पूरा टीम और यहाँ पे उपस्थित देवयानी मैम की पूरी टीम, जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। और हम हनुमान सूर्य भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के इस सेशन के लिए हमें गाइड करें। जो भी ज्ञान हम इस पुस्तक से पा रहे हैं, उस ज्ञान का हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए और विश्व की उन्नति के लिए उपयोग कर पाए। 30 सेकेंड्स के लिए पूरी तरह से श्वासों के साथ बने रहे। हाथों को रब कीजिए मास्टर्स, अपनी आंखों पे रखिए, आंखों को खोल दीजिए। ओके मास्टर्स, आज के पहले चैप्टर में उन्होंने उनके बचपन के बारे में बताया है। कल हमने देखा टी लॉबसन रामपा ने अपने जो भी नाम है, जो भी एक्चुअल लोगों परिवारों के नाम भी छुपा के रखे हैं सुरक्षा के रीजन से। तो यहाँ पे जो हमने टी लॉबसिंग रामपा देखा है, तो टी का नाम है ट्यूसडे, लॉबसंग उनके पिताजी का नाम है और रामपा उनको आध्यात्मिक जर्नी से लामा जब बने वो वहां पे जो मिला वो नाम है। तो ट्यूसडे, क्योंकि वो मंगलवार के दिन पैदा हुए थे, इसलिए ट्यूसडे लॉबसिंग रामपा उनका नाम रखा गया है। पहले चैप्टर में देखेंगे गृह निवास के प्रारंभिक दिन। जब वो 4 साल के थे, तब उन्हें घोड़े पर, पोनी पे सवार होके उनको सीखना था, प्रशिक्षण लेना था कि पोनी मतलब एक खच्चर होता है, एक छोटा अम, घोड़ा होता है, थोड़ा कद में छोटा होता है। ऐसे घोड़े को हम पोनी बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। तो ऐसे घोड़े पे बैठ के उनको घुड़सवारी सीखनी थी। 4 साल का बच्चा, जहाँ पे वो रहते थे लासा, जो एक लासा परिसर है, सिटी है, उनका शहर है। लासा में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो बचपन में कितनी भी छोटी आयु हो, तब से वो ऐसे सारे एडवेंचरस थिंग्स सीखते थे। तो उनमें से एक ये भी थे जो लॉबसिंग रामपा है। उनको भी उनके पिताजी ने घुड़सवारी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा था। उनका नाम था तसु। जो तसु है वो एक बहुत लंबे 7 फुट के इंसान है, लंबे चौड़े और बहुत हट्टे-कट्टे इंसान हैं। और तसु जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे पुलिस भिक्षुकी जैसे काम करते हैं। ये जो लामा तिब्बत है, तिब्बत में लामाज बहुत सारे हैं और लामाज ही ये तिब्बत को संभालते हैं। उनका गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की सरकारी चीजें हैं, वो सारी चीजें लामा के अंडर ही वहाँ पे कार्यरत होती थी। तो उनमें से जो भी प्रिंस और प्रिंसेसेस थे उस जमाने के,
तब उनके लिए जो भी पुलिस भिक्षु अम, अ, वो सिलेक्ट करते थे, उनमें से तसु भी एक थे। अब जब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तब तसु पुलिस भिक्षु ना होते हुए अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे तसु लॉब्संग रामपा को घुड़सवारी सिखा रहे हैं। वो बताते हैं, एक 4 साल का बच्चा होकर तुम घोड़े पर ठीक से नहीं बैठ सकते, तुम कभी आदमी नहीं बन पाओगे, तुम्हारे श्रेष्ठ पिता क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए बूढ़े तसु ने पोनी यानी खच्चर को पीछे खींचा और खच्चर को ऐसे एक थाप मारी और इस बच्चे को गुस्से से देखा और बोलने लगे कि तुम तो कभी बड़े होके आदमी नहीं बन पाओगे अगर इस छोटे से पोनी पे नहीं बैठ पाओगे तो उसके बाद वो वर्णन करते हैं, उन्होंने ये देखा, ये 4 साल के बच्चे ने ये देखा तसु कैसे बात करते हैं मुझसे गुस्से से। तो उसके बाद वो वर्णन कर रहे हैं पोटाला की। पोटाला की स्वर्णीय छतों पर सुनहरी धूप से चमक आ रही है। नजदीक ही एक सर्प मंदिर है, जहाँ पे झील है, पानी का झील है। वहां पे बतख मतलब डक्स तैर रहे हैं और उसकी वजह से लहरें बन रही है। कितने अच्छे से वर्णन किया है वो सारे जगह का। तो ये लासा है, ये परिसर लासा है। लासा में पोटाला नाम का एक परिसर है, उसके बारे में बता रहे हैं। वहां पे बताते हैं पड़ोसी यों के छत से उन्हें कोई ट्रम्पेट जो होता है, तुरही बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे आवाज आती है बम 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 ऐसे। वो ट्रम्पेट बजा रहे कोई लामाज, और वहां पे वो लामाज संगीत का शिक्षण ले रहे हैं। ये सारा रोजाना का ही दृश्य है। ऐसा ही होता है एवरीडे लासा में। ऐसा ही होता है, कोई प्रशिक्षण ले रहा है, कोई संगीत का प्रशिक्षण ले रहा है, लामाज अपने अपने छतों पे काम कर रहे हैं, अपने घरों में काम कर रहे हैं। और जैसे ये तसु है, ये किसी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे ही लोग, ये रोजाना की चीजें हैं। लेकिन ये 4 साल का बच्चा बेचारा ये सब भूल के मुश्किल से अपने खच्चर पे बैठने का प्रशिक्षण ले रहा है। तो तसु एक गंभीर कठोर प्रशिक्षक है, क्योंकि इनका पूरा जीवन कठोरता से ही गया है, तनाव में गया है। एक पुलिस भिक्षु थे। पुलिस भिक्षु को जो भी कार्य करना पड़ता है वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और इस समय 1905 1905 में जो अभी तिब्बत में समस्याएं थी, चैलेंजेस थे, जो ब्रिटिश सरकार जो वहां पे आए थे, कॉलोनियल यंग हस्बैंड एक अधिकारी थे ब्रिटिश के, जो इस तिब्बत को एक्वायर करना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तिब्बत को बहुत खराब तरीके से रौंदा था, नुकसान पहुंचाया था। तो उनसे लड़ते लड़ते ये सारे लोग बहुत परेशान थे, बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे थे। तसु जैसे जो भी पुलिस भिक्षु होते हैं, वो खुद को बलशाली दिखाने के लिए खुद के कंधों पे ऐसे फोम के पैड्स लगाते थे कि उनके कंधे चौड़े दिख। है क्योंकि उनकी जो भी दुर्भाग्यशाली परिस्थिति में उनके सामने आए, जो भी बुरी परिस्थिति उनके सामने आए, तब वो जो भी सामने होता है वो डरता है उनसे। तो इसके बाद ये हमारे छोटे से रामपा बता रहे हैं कि अपने पिताजी के बारे में। रामपा की फैमिली बहुत ही बड़े घर से थी, जो बहुत नामचीन थे वहां पे, और बहुत ही और एक गिने चुने इम्पोर्टेंट वीआईपीज जो बोलते हैं ना, उस तरह से थे। वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो होते हैं, उनकी फैमिलीज से जुड़े हुए थे। पिताजी इनके सरकारी एग्जीक्यूटिव्स अधिकारियों के पद पे काम करते थे। तिब्बत के तिब्बत के जो सरकार थे उनमें से एक थे, मंत्रिमंडल के एक भाग थे। माता उनकी घर पे ही एक हाउसवाइफ की तरह घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, जो भी घर में चाहिए वो सब देखती थी। इनके पिताजी भी बहुत हट्टे कट्टे थे,
कुछ 6.5-7 फुट के टॉल, और बहुत ही मतलब वजनदार, बहुत ही उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी। वो बोलते हैं जब उनके पिताजी यंग थे, वो ऐसे छोटे पोनी को उठा के घुमा के फेंक देते थे, इतने वो हट्टे कट्टे थे। तो इन्होंने पिताजी के बारे में बताया है। यूजुअली उन्होंने बताया तिब्बती लोगों के काले बाल होते हैं और भूरी आंखें होते हैं, लेकिन इनके पिताजी अपवाद थे। इनके पिताजी के भूरे बाल थे और ग्रे कलर की आंखें थी इनकी, स्लेटी ग्रे आंखें थी उनकी। और जब भी वो क्रोध से देखते थे किसी की तरफ, तो इतने भयंकर दिखते थे कि जैसे बवाल उठ जाए। पिताजी वो बोलते हैं कि किसी भी कारण से गुस्से में देखते नहीं थे, उनको कारण की जरूरत नहीं थी। कारण के बिना भी वो उनको बहुत गुस्से से देखते थे, क्योंकि उनको कंट्रोल करना था सिचुएशन को। माताजी बताती है उनकी कि जब वो 1904 में घुसपैठियों ने इनको परेशान करना शुरू किया तिब्बत को, तब उनके जो लामा थे, दलाई लामा, लामा मठ के, वहां से भाग गए, इंडिया चले गए वो। इंडिया चले गए, चाइना चले गए, लेकिन वो तिब्बत में नहीं रहे। सारा जो भी सरकारी काम था उन्होंने इनके पिता के सारे मंत्रिमंडल पे डाल दिया। तो वो वापस आए 1909 में, जब ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से घुसपैठ करने में सफलता प्राप्त कर चुके थे। जब ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, घुसपैठ कर ली थी, तभी चाइना ने भी लासा पे हमला कर दिया। और 1910 में, 1910 में उन्होंने फिर से वो दलाई लामा वहां से भाग निकल गए। फिर से वो सब इनके पिताजी और मंत्रिमंडल पे आ गया। 1911 में जब वो फिर से वापस आ गए, तब दलाई लामा फिर से वो चले गए, तब तक चले गए, पूरे समय वो अनुपस्थित रहे तब तक जब तक ये लासा सुरक्षित नहीं हुआ। 1912 में दलाई लामा फिर से लौट के आ गए, लेकिन तब तक यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पिताजी जो बहुत हट्टे कट्टे नौजवान थे, वो ऑलरेडी बहुत ही शांत बन गए थे, और उनका पूरी तरह से बिहेवियर चेंज हो गया था। स्टू ने बताया, मेरी पोनी का खराब सवारी सू ने मेरी पोनी की खराब सवारी को अपने व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। ये तो उन्होंने पहले फैमिली के बारे में बताया, लेकिन अभी वापस आते हैं अपनी सवारी ट्रिप। तिब्बत में उच्च वर्ग के बच्चों सामान्यतः उनके अपने पैरों पर चलने सीखने से पहले घुड़सवारी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये ऐसे ही एक परिवार से, उच्च वर्ग के परिवार से थे, जो ये घुड़सवारी सीख नहीं पा रहे थे। इसलिए वो एक शर्मनाक गोष्ट चीज थी तसु के लिए, कि मैं इनको सिखा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए वो गुस्सा करते थे बहुत। ऐसे देशों में जिसमें पहले वाले वाहन न हो, घुड़सवारी की कुशलता अनिवार्य होती है। वहां पे तिब्बत ऐसी जगह है, मास्टर्स, आपको लद्दाख पता होगा, बहुत ऊंचाई पे होती है ये ऐसी जगह, जहाँ पे बहुत ठंड होती है और वहां पे कोई वाहन नहीं जा सकता है। ऐसा ही एक जगह तिब्बत है। लासा भी उसी तिब्बत का एक भाग है, और वहां पे उनको घुड़सवारी आना बहुत जरूरी है। और खास करके जो उच्च वर्ग के हैं, जब उन्हें घुसपैठियों से लड़ना पड़ता है तिब्बत को बचाने के लिए, तो उन्हें घुड़सवारी सीखना बहुत जरूरी है। तब उन्होंने बताया कि मेरी पोनी निकम्मी है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे बोल के उन्होंने वो टाल दिया। लेकिन तसु बहुत ही कठोर थे। उन्होंने उनको तभी भी सिखाया, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करवा के उनको सिखाया, और आश्चर्य रूप से उन्होंने वो सीखा भी। एक बार में, मतलब जो भी उन्होंने स्ट्रिक्टली सिखाने का प्लान किया था, बुद्धि से उन्होंने जो भी टेक्निक्स यूज किए सिखाने के लिए, ये रामपा ने वो सीख लिया धीरे धीरे करके। उसके अलावा यहाँ पे
खाने के बारे में उन्होंने बताया है कि खाना कैसे डिफरेंट वे से बनाते थे। वहां पे बार्ली यूज करते थे। बार्ली जो जव जव बोलते हैं हम, जो गेहूं की तरह दिखता है, उस बार्ली को वो इस्तेमाल करते थे खाने में। एक प्रकार का वो चाय बनाते थे, जिसके कारण वो उनको जो हीट चाहिए बॉडी में वो जनरेट होती थी। जो भी इतनी ठंड की जगह में रहते हैं उनको गर्मी की बहुत जरूरत होती है मास्टर्स। तो ऐसे जगह पे ये जो खाने के पदार्थ जो बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो हम इंडिया में खाते हैं सिमिलर नहीं है, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी तरह से खेती नहीं होती है। जो भी खेती होती है उसमें से उनको खाना बनाना पड़ता है। तो जव उसमें से एक है जहाँ पे वो यूज करते थे खाना बनाने के लिए। वो बोलते हैं इसे सांपा। सांपा नाम का एक पदार्थ है जो जव से बनता है, और उस सांपा को खा के इंसान पूरा जीवन जी सकता है। इतना वो न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन युक्त है। और एक चाय जो उन्होंने बताया है, वो चाय भी वो इसलिए पीते थे कि उससे उन्हें काम करने की एनर्जी मिल पाए, इसलिए। तो ये था उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। उन्होंने और भी कुछ बताया कि वहाँ के ट्रेडिशंस इतने अलग थे। वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पैदा होने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें ठंडे पानी में, ऑब्वियसली ये बहुत ऊंचाई पे है, तो ठंडे पानी में वो बच्चों को डुबाते थे। सिर्फ ये यहाँ क्या सर का भाग वो नहीं पानी में जाने देते थे, लेकिन पूरा नीचे का भाग पानी में डालते थे उनको लेके। 3 मिनट पानी में रखते थे और देखते थे कि अ, जब वो बच्चा रोना बंद करेगा उसको बाहर निकालते थे। इसके बाद ये ट्रेडिशन कैसे होता है, देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। इस ट्रेडिशन के पीछे का, इस ट्रेडिशन में ये देखा जाता है कि ये बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, क्या ये जीवन जीने के लायक है या नहीं है। उनको कठिन कठिन परिश्रम करना है आगे जाके। अगर ये पहला परीक्षा उन्होंने पास किया, ये ठंडे पानी में से बाहर आके ये छोटा बच्चा अगर जी पाया, तो ये आगे बहुत अच्छा जिएगा। अगर ये बच्चा ठंडे पानी से बाहर आके बीमार पड़ा, उसे बहुत परेशानी हुई, एक बार में वो जीवन मतलब छोड़ के मृत्यु भी पा ले, ऐसा भी हो जाए, तो वो बताते हैं कि वो बच्चा यहाँ जीने के लायक नहीं था, कमजोर था। कमजोर बच्चों को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो पहले से ही जब वो पैदा होते हैं तब से ही उन्हें कठोर जीने की यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको ये ट्रेडिशन ही बनाया गया है कि जहाँ आप रहते हो वहां पे कठोरता से जीना जरूरी है। तो मास्टर्स यही है आज के इस चैप्टर में। ये चैप्टर पूरा नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि बहुत बड़ा है, 30 पेजेस का है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मेडिटेशन के लिए जाएंगे हम। उससे पहले आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर आपको कुछ शेयर करना है जैसे आपने यस्टरडे किया था। और एक चीज ये जो बता रहे हैं, जब वो 4 साल के थे, 1904 1904 में ये सब हो रहा था। तब पूरी तरह से तिब्बत किसी भी कंट्री के अंडर नहीं था। उन्होंने किसी ने भी उनको पूरी तरह से ऑक्यूपाई नहीं किया था। तिब्बत में अभी भी वो लामास थे, वो प्रशिक्षण शुरू ही था, वो ट्रेडिशंस अभी भी शुरू ही थे। लेकिन इनके जो भी नॉलेज है, ये जो भी लोग कठोरता से बने हुए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए ब्रिटिश सरकार उनको बार बार परेशान कर रही थी वहां पे घुसपैठियां छोड़ के। तो ये समय जहाँ पे वो 4 साल के थे वो बहुत स्ट्रेसफुल था उनके लिए। यस मास्टर्स, आप बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मुझे मॉर्निंग। ये पूछना था, आप कल बोले थे कि हर जो जन्म पैदा होता है तो उसके तीसरी आंख होती है। अब हर एक तो भगवान नहीं होते। हम्म। जैसे शिव जी भगवान है, जैसे बुद्ध भगवान है। हर बच्चे तो भगवान नहीं होते हैं। तो तीसरी आंख बोले तो क्या है वो अहंकार है, मैं है, या इसका ईगो है, या और कुछ है? ये मुझे समझना वो चाहिए, या एक कौन है? चक्रा है। यस, वो एक चक्रा है जो
ये जगह है ना हमारे माथे की जगह, और ये पीछे की, इसके बीच में हमारा पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, जब जहाँ पे हमारा सोल स्थित है। सोल स्थित है हमारा आत्मा। हाँ, वो आत्मा जब आपके जीव में आता है, इस शरीर में आता है, तो वो एक जीवात्मा बन जाता है। ओके। एक पूर्णात्मा होता है, एक आत्मा होता है, एक जीवात्मा होता है। पूर्णात्मा होता है एक स्वरूप, जिससे आत्मा बाहर आती है, जो हम है, हम उसके भाग है, पूर्णात्मा के। और जीव में जब वो आत्मा जाता है इनकारनेशन के टाइम, उसे वो जीवात्मा हम बोलते हैं। वो उसका स्थान है। ओके। और जो आपने बोला, हम लोग भगवान नहीं है, हम भगवान जैसे है, क्योंकि हम वो जीवात्मा है जो परमात्मा से निकल के आए हुए हैं। आप भी, हम भी, सभी है, क्योंकि किसी का थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, किसी का होता है, तो उसको सही और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जब उसका थर्ड आई बंद है, तो उन्हें ज्ञान नहीं है कि वो कर रहे वो सही है या गलत है। उन्हें जो वो करते हैं वो सही ही लगता है, इवन दो वो अधर्म हो सकता है। ओके। लेकिन जिसका थर्ड आई ओपन है, वो इतना अवेयरनेस में होता है, वो कोई भी गलती भी कर ले तो उसे सुधारने के लिए फिर से वो पीछे जाता है, क्षमा मांगता है, और उस गलती को सही करके आता है, क्योंकि उसका अवेयरनेस, उसका इंट्यूशन, उसका थर्ड आई एक्टिवेटेड होता है। वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड है ना, वो कंटिन्यूअसली आपको इंट्यूशन दे रहा है। इंट्यूशन पाने के लिए आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। अवेयरनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप एनर्जीज पा रहे हो, कॉस्मिक एनर्जी, जो आपको वो अवेयरनेस में आने के लिए जरूरी होती है। और हर एक बच्चे का होता है ये एक्टिवेटेड, लेकिन वो बच्चा कम्युनिकेशन कैसे कर पाता है? रोने से। मुझे एक बताइए, एक बेबी जब मॉम के टमी में होता है, वो क्या सीख के आता है खाना कैसे खाना है, रोना कब है, किस लिए रोना है, पेन क्या होता है, वो कहाँ से समझ में आता है उनको? मुझे अभी किसी के सहवास की जरूरत है, मेरी मॉम मुझे चाहिए, मेरे डैड मेरे पास चाहिए, मुझे कोई चाहिए मेरे पास। कहाँ से आता है ये चीज? इंट्यूशन होता है। हर एक बच्चे को इंट्यूशन होता है। उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, कौन बताता है? कैसे उस शरीर को पता चलता है? वो कहाँ से ट्रेनिंग ले रहा है मास्टर्स? उनको ये सब उनकी सोल, जीवात्मा बता रही है। वो क्या है? आपका थर्ड आई, राइट? जीवात्मा जो गाइड कर रही है, इंट्यूशन दे रही है, वो बच्चे को समझ में आ रहा है। और हम्म, सभी को ये बताती हूँ मैं, हम सब परमात्मा जैसे है। ओके। हम नहीं बोलेंगे हनुमान, हम नहीं बोलेंगे शंकर, हम नहीं बोलेंगे अल्लाह या फिर जीसस। परमात्मा बोलेंगे। उस परम आत्मा के हम अंश है, इसलिए हम परमात्मा जैसे है। परमात्मा एक फ्रीक्वेंसी है, एक सूक्ष्म रूप है उसका, जो हम भी है उसका पार्ट। ओके। अंदर जो है एक लाइट है, उजाला है, बाहर जो है एक शरीर है। ओके। तो वो जीव एक रूप, लाइट के रूप में है। देखिए, कभी हम देखते हैं ना, थॉट्स होते हैं, देखिए थॉट्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं थॉट्स को? लाइट, बल्ब लाइट दिखा देते हैं, राइट? बल्ब ग्लो हो गया, मुझे थॉट आ गया, आइडिया आ गया। क्यों बताते हैं? वो लाइट ही हमें वो थॉट दे रहा है ना। इनसाइड जो लाइट है, हमारे इनर लाइट, तो वो बल्ब ही इनसाइड है, समझ लीजिए, वो उसकी रोशनी इनसाइड है हमारे, और वो परमात्मा जैसा बनाती है हमें। बस इतना है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन 3-4 घंटे के लिए नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। दिन में एक बार तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए कीजिए। उससे भी कम समय है उतना ही कीजिए, लेकिन इतना मन से कीजिए, कोई थॉट नहीं होना चाहिए। जीरो स्टेट में, शून्य स्थिति में जाना चाहिए। और जो आप कॉस्मिक एनर्जी पाओगे, उससे आप धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाओगे, उस थर्ड आई को एक्टिवेट करोगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाओगे आपकी। वो इंट्यूशन आपको बताएगा, मैं ये जो निर्णय ले रहा हूँ, ये सत्य के लिए है, धर्म के लिए है, ज्ञान के लिए है, या नहीं है। तो ये मैम मेरा आंसर है मास्टर्स। नहीं, मैं तो मेरा ये कहना था मैम, कि वो थर्ड आई में ईगो है, अहंकार है, या क्रोध है, या और कुछ है?
ब्लिस है, जो अपने ब्लिसफुल है। अपने स्वभाव में आता है वो। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सारे गुण डिफरेंट डिफरेंट चक्रास से आते हैं। यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान है। और फिर क्रोध कहाँ से आता है? मैं बताती हूँ। जो हमारा मूलाधार चक्र है, वहां पे आपको डर आता है, फियर आता है। फियर, वहां से जो आपको जो भी फियर्स है ना आपकी लाइफ में, सर्वाइवल के फियर, मुझे सर्वाइवल मतलब जो भी जीने के लिए होता है, घर, क्या बोलते हैं हम, अन्न पानी निवारा, हिंदी में कैसे बोलेंगे? हम्म, कपड़ा, मकान, हम्म, और क्या होगा, खाना, राइट? हिंदी में। तो ये जो बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए, वो कमाने के लिए भी कितने फियर्स होते हैं, सर्वाइवल करने के लिए कितने फियर्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र से वो फियर्स आते हैं। वो फियर्स एक थॉट की तरह हमारे पूरे शरीर में, हर एक बोन में, इस, एक सेकेंड मास्टर। तो हमारे विचारों की वजह से हमारे पूरे शरीर में वो जा रहा है। ओके, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे नर्वस सिस्टम में जा रहा है। उससे क्या होता है? वो फियर से, मुझे नी पेन हो रहा है, मुझे बैक पेन हो रहा है, राइट, मुझे कहीं पे पेन हो रहा है, ये पेन हमारे फियर्स, थॉट्स लेके आते हैं। मूलाधार चक्र से जो भी हमारा बोन कनेक्टेड है जॉइंट में, वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, स्टिफनेस आ जाता है। ओके, ये फियर वहां पे होता है। जो हमारे स्वादिष्टान चक्र है, गुप्त अंग, गुप्त अंग, सीक्रेट, राइट, सीक्रेसी रखने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। वहां पे आ जाता है फिर से फियर एंड अनसर्टनिटी, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है वहां पे, अगर इम्बैलेंस है तो। अगर स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र आपका बैलेंस्ड है, तो आपको फियर्स नहीं रहेंगे। इवन दो यू हैव चैलेंजेस, आपको पता है कि मैं डिसीजन लूंगा, ऐसा ही लूंगा कि मुझे उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, मणिपुरा का चक्र जो हमारे नाभि के पास होता है, वहां पे हम रिस्क लेने का सोच सकते हैं। ओके, पहले तो हमने बेसिक सर्वाइवल के लिए कर दिया, राइट, जो सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे आगे जाके हम रिस्क भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग पावर मणिपुर का चक्र से आता है हमें। आगे जाएंगे, हमें अनाहता चक्र पे, यहाँ पे प्यार, जेलसी, एंगर, आप जो एंगर बोल रहे हो ना, ईगो, ये सब मिला के आता है। ईगो कहीं एक से नहीं आएगा। फियर, जहाँ पे फियर होता है वहां एंगर भी आएगा। डर के मारे गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। कंफ्यूजन की वजह से अगेन आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाएगा। सर्वाइवल के बारे में हो गया। लेकिन रिस्क टेकिंग, कभी कभी हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो रिस्क टेकिंग में भी आप डिले करते हो, तब मणिपुर का चक्र इम्बैलेंस्ड है। आगे जाओ, जेलसी आ रही है, उसको कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो अच्छा हूँ, इंसान हूँ, मैंने कभी गलत नहीं किया। जेलसी की भाव आ रही है, राइट। वो नशा आ रहा है कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं हूँ, राइट। वो कहाँ से आ रहा है? मदम आश्चर्य, राइट। वो ईगो, धीरे धीरे करके हमारा ईगो बढ़ रहा है। ये एक बार में नहीं होता है, हर एक चक्रा से ईगो बनता है। यहाँ पे आएंगे, थ्रोट चक्र जो ज्ञान देता है, जो इंफॉर्मेशन दूसरों को भी देता है और पा भी सकता है, राइट। ये थ्रोट चक्र से आप क्या कर रहे हो? कर्म क्या कर रहे हो? धर्म से कर रहे हो, अधर्म से कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, वो भी तो सेम है ना। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको आपने छुपा के रख दिया, और अभी आप अधर्म के मार्ग पे जाओगे तो कर्मास बढ़ा रहे हो, राइट। हर एक चक्र आपको थॉट्स दे रहा है, हर एक चक्र आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, हर एक चक्र आपके इमोशंस से कुछ आपको समझाने के मतलब प्रयास कर रहा है, विजडम देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर आप उस स्थिति में नहीं हो, अवेयरनेस में नहीं हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ से क्या जा रहा है हमारे अंदर।
फॉर एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बुक है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, उसमें बताया गया है, हैरोल्ड पर्सिवाल जी ने बताया है कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट से, हमारे स्किन से, हमारे ब्रीदिंग से, एवरीथिंग से हमारे अंदर थॉट्स जा रहे हैं। एवरी लिटिल थिंग वी हैव इन दिस बॉडी, उससे थॉट्स, विचार हमारे शरीर में जा रहे हैं। ये विचार तब पूर्ण रूप से प्रकट होंगे जब हमारे विचार, वो जगह, वो समय, और जो सीक्रेट मैनेजमेंट हम बोलते हैं परमात्मा, ये चारों चीजें अनुरूप हो उसको प्रकट करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, आप में विचार आया कि मुझे मोबाइल फोन चाहिए, तब आया। ऐसा कोई डिवाइस चाहिए जिससे मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, तब आया जब कोई ये इन्वेंशन हुआ भी नहीं था। आपके जैसे ना बहुत सारे लोगों को ये विचार आया, तब वो विचार, वो समय, वो टाइम, और जो सीक्रेट मैनेजमेंट है उसका मिलाप होने के बाद ही वो प्रकटीकरण में आ गया, वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो गया। राइट? अगर आप विचार करोगे अभी अभी राइट नाउ, मैं बताती हूँ, अगर आप अभी विचार करोगे कि मुझे ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो फोन पे बात भी कर सकता है, मुझे वहां पे लेके भी जा सकता है ना, उसको, उस पर्सन को मुझे फील करना है, उस एनवायरनमेंट को फील करना है, आपके जैसा विचार किसी और के भी विचार मन में आया होगा। ओके, तो वो प्रकटीकरण होने के लिए हर एक स्किन, हर एक बॉडी पार्ट, मतलब सब कुछ हमारा काम कर रहा है। यू नो, जो भी चक्रास, हम स्पेशली 7 चक्रास, इंपॉर्टेंट चक्रास बोलते हैं, बाकी तो बहुत चक्रास है, 150 कुछ चक्रास है टोटल बॉडी में, लेकिन जो 7 चक्रास है, हर एक की ओपनिंग है। इफ यू सी द चक्रास, राइट, हर एक की एक ओपनिंग होती है। हर एक की ओपनिंग से हमें वो थॉट्स बहुत इंटेंसिफाई होके अंदर जा रहे हैं, इसलिए वो चक्रास इंपॉर्टेंट है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरका चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, ये थर्ड आई, फिर ये स्थिति होती है ना, सहस्रार एक स्थिति होती है, हम चक्रा ही बोलते हैं उसे। उसके आगर भी, उसके ऊपर भी बहुत सारी स्थितियां होती है। तो मास्टर्स, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो ईगो बोल रहे हो ना आप, वो थर्ड आई से नहीं आता है, वो दूसरे चक्रों से आता है, और वो तो चक्रास इम्बैलेंस होने की वजह से आता है। अहंकार। वही ईगो, राइट, अहंकारी तो ईगो होता है। क्रोध। वही सब कुछ बताया मास्टर मैंने। ओके, थैंक यू मैम। बंद करें। कि ईगो कभी भी अकेला नहीं आता है। काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, लोभ, ये सब पूरा कॉम्बिनेशन से ईगो बनता है। ओके, ये है, हिंदी में षड्रिपु बोलते हैं, संस्कृत में अरिषद वर्गा, या फिर तेलुगु में अरिषद वर्गस बोलते हैं। ये सब मिला के ईगो हमारा बढ़ता है। इसका भी बुक चालू है अपनी तरफ, तो ज्वाइन यस, कर सकते हैं फ्राइडे और और ये सैटरडे। सब हमारे पूरे चक्रास से आता है, इम्बैलेंस की वजह से। अकेले एक, ये तो ज्ञान के लिए है। तीसरा जो आंख होती है, वो ज्ञान चक्षु होता है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। वो जो भी हम कर रहे हैं ना इनसाइड, षड्रिपुज, राइट, अरशद वर्गास, इसको बैलेंस करने के लिए ज्ञान प्राप्त यहीं से कर रहे हैं हम लोग। या किसी को और कुछ पूछना है मास्टर्स? मेडिटेशन करें स्टार्ट? यस मैम। हम आज 20 मिनट्स का करते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स अगर आपको कोई पूछना है, कुछ शेयरिंग है तो रखते हैं। मास्टर्स, तो आप मेडिटेशन के ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। तो हम आज थर्ड आई का ध्यान करेंगे, तो ध्यान की स्थिति में बैठने से पहले थोड़ा पानी रखिए साइड में, या फिर अभी पीना है तो पी लीजिए।
ओके मास्टर्स, अब आप बैठ जाए ध्यान की स्थिति में। शरीर को रिलैक्स रखिए, पीठ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए, बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स को रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रखिए। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, पैरों को क्रॉस करें और आंखों को धीरे से बंद करें मास्टर्स। पूरी तरह से अंतर मन में झांकिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Breathe in and breathe out. Relax and be with your breath. कल्पना कीजिए मास्टर्स कि आप एक विशाल पिरामिड में बैठे हैं। ये पिरामिड गोल्डन कलर का है, जो हमें हमेशा सुरक्षा देता है, प्रसन्न रखता है, आनंद से रखेगा। ये पिरामिड सिर्फ आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इस पिरामिड में आप आपके परमात्मा, पूर्ण आत्मा, इष्ट दैवत को इनवाइट कीजिए। आपके साथ ध्यान करने के लिए। उनकी उपस्थिति को महसूस करें मास्टर्स। ये डिवाइन एनर्जी, ये डिवाइन मास्टर आपको सही रास्ते पे गाइडेंस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको आपके सहस्रार चक्र से गोल्डन एनर्जी प्राप्त हो रही है, आपके डिवाइन मास्टर से। ब्रीद इन, अपने श्वास को रोके रखिए आपके मूलाधार चक्र पे, जो आपके पीठ की, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंत में होता है, बैकबोन के एंड में होता है। ये मूलाधार चक्र, जो सबसे पहला चक्र है हमारे चक्रों में, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेस है हमारे शरीर का, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, लाल रंग से जुड़ा हुआ है। ब्रीथ इन और इस पर जो वाइब्रेशंस है मूलाधार चक्र पे, वो फील कीजिए। जब भी आप ब्रीथ आउट करते हो, तब जो भी फियर्स है सर्वाइवल के लिए, आज के इस जीवन के लिए, वो आप बाहर निकाल दीजिए। सोल लेवल पे आ जाइए। समझ लीजिए कि यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आए हम। फिर से ब्रीथ इन कीजिए, मूलाधार चक्र पे फोकस कीजिए, वाइब्रेशंस फील कीजिए।
और एक बार श्वास अंदर लेके मूलाधार चक्र पे फोकस कीजिए। लाल रंग धरती से जुड़ा हुआ महसूस करें मास्टर। ब्रीद आउट करते हुए एक लंबी श्वास बाहर छोड़नी है। अब धीरे धीरे जो हम सहस्रार चक्र से गोल्डन एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी से मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र पे जा रही है। स्वादिष्टान चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्वास को अंदर रोके हुए स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान दे। जब आप रेडी हो ब्रीद आउट करने के लिए तब आप ब्रीद आउट कर सकते हैं। एक लंबी श्वास बाहर छोड़े। फिर से करें मास्टर्स। स्वादिष्टान चक्र पे फोकस करें। ब्रीद इन, स्वादिष्टान चक्र का रंग होता है नारंगी। ये इसका तत्व है पानी। जो भी हमारे जीवन में गुप्तांगों से जुड़े हुए तकलीफें हैं स्वादिष्टान चक्र के ब्लॉकेज या फिर इम्बैलेंस की वजह से होता है। रिलेशनशिप, मनी, इससे जुड़े हुए जो भी कंफ्यूजन है, फियर्स है, वो स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ब्रीद आउट करते हुए ऐसे सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालेंगे, परमात्मा के उजाले में छोड़ देंगे परिवर्तित होने के लिए। ब्रीद इन, स्वादिष्टान चक्र पे होल्ड कीजिए, वाइब्रेशंस फील कीजिए एंड रिलैक्स। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे मणिपुर का चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ये नाभि के पास होता है। मणिपुर का चक्र हमारी पर्सनालिटी, रिस्क टेकिंग, सेल्फ एस्टीम, जो भी हमारे इंटरनल एक्सटिंक्ट्स बोलते हैं, जो भी हमारे रिस्क लेते हुए जो भी हमारे विचार होते हैं या फिर जो भी अधिकारी बड़े पदों पे होते हैं जो उनको बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, उससे रिलेटेड है ये चक्र। अगर आपके मन में खुद के बारे में कोई भी न्यूनगंडता है, कोई भी अपमान अपमानास्पद इमेज है खुद की, तो वो इम्बैलेंस की वजह से है। मणिपुर का चक्र, इसको बैलेंस कीजिए। श्वास अंदर लीजिए। यहाँ का गोल्डन कलर, येलो कलर, उसको महसूस करें। स्वादिष्ट मणिपुर का चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अग्नि को प्रज्वलित कीजिए अपनी श्वासों से। फील कीजिए वाइब्रेशंस मास्टर्स। आप आपके हर एक चक्र को बैलेंस कर रहे हैं आपके श्वासों को फॉलो करके। जब भी आप श्वास बाहर छोड़ते हो, एक लंबी श्वास बाहर छोड़े। सारे नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स को बाहर निकाल दे, परमात्मा के उजाले में छोड़ दे परिवर्तन के लिए।
और एक आखिरी बार मणिपुर का चक्र पे श्वास को रोके रखिए, अंदर लीजिए। सारी जो गोल्डन एनर्जी है मणिपुर का चक्र पे होल्ड कीजिए। फील कीजिए वाइब्रेशंस एंड स्लोली रिलीज all the negative thoughts while breathing out. रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स। अब धीरे धीरे ये स्वर्णीय ऊर्जा हम अनाहता चक्र पे लेके जाते हैं। ब्रीथ इन, अनाहता चक्र जो हार्ट के सेंटर में होता है, चेस्ट के सेंटर में होता है, बीचों बीच। ये चक्र प्यार से जुड़ा हुआ है, क्षमा भाव, प्रेम, सेवा भाव और सारे गुड कर्मों का यहाँ पे स्थान है। कोई भी जेलसी, एंगर, ईगो, मदमाश्चर्य जो भी है, लोभ है, डिजायर्स है, जिसके कारण हम परेशान होते रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, वो सारे नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए, ब्रीद आउट कर दीजिए और हल्का महसूस कीजिए मास्टर्स। मन को हल्का कर दीजिए। ब्रीद इन, अनाहता चक्र पे आइए, होल्ड कीजिए, वाइब्रेशंस मूव होते हुए दिखिए। यहाँ का रंग होता है हरा, यहाँ का तत्व है वायु। मन में प्रेम की भावना लाइए, क्षमा भाव लाइए, एक्सेप्टेंस लाइए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब सही है। मैं इस सारी स्थिति में आनंद पूर्वक रहती हूँ। जहाँ हूँ प्यार से रहती हूँ, प्यार बांटती हूँ, बहुत सारा प्यार प्राप्त करती हूँ। इस विश्व को बहुत प्यार देती हूँ और विश्व से बहुत प्यार प्राप्त कर रही हूँ। ब्रीथ आउट कर दीजिए। सारे नेगेटिव इमोशंस को परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए परिवर्तन के लिए। ब्रीथ इन, एक बार फिर से अनाहता चक्र पे होल्ड कीजिए, वाइब्रेशंस फील कीजिए मास्टर्स। और जब आप तैयार हैं, ब्रीथ आउट करके सारे इमोशंस को बाहर निकाल दीजिए जो हम आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपके उन्नति में उपयोग नहीं आते हैं। मन में सिर्फ प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है, शांतता है। धीरे धीरे हम अब विशुद्धि चक्र पे आते हैं। हमारा थ्रोट चक्र, थ्रोट पे कंसंट्रेट कीजिए। ब्रीथ इन, थ्रोट चक्र ज्ञान बांटता है, खुद को एक्सप्रेस करने की शक्ति देता है, खुद के मत, विचार सब में रखने की ताकत देता है। ये चक्र सरेंडर से, मतलब शरणागति से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का रंग है गहरा नीला और इसका तत्व है पृथ्वी। ब्रीथ इन, फिर से विशुद्धि चक्र पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। फील कीजिए कि आप
जो कहना चाहते हैं वो सही शब्दों में, सही जगह, सही तरीके से बोल पाएंगे। हमेशा बोलते हैं, खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे और करते हो। यहाँ पे सरस्वती माँ का वास होता है, ज्ञान बांटने का भी कार्य होता है। तो जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो ज्ञान सबको योग्य तरीके से बांटोगे, योग्य मात्रा में बांटोगे। ब्रीथ आउट ऑल द नेगेटिव इमोशंस, परमात्मा के उजाले में छोड़ दीजिए, उन्हें परिवर्तित होने दीजिए अच्छाई में, प्रेम में। ब्रीद इन करके फिर से विशुद्धि चक्र पे होल्ड कीजिए श्वासों को। नाउ स्लोली ब्रीद आउट। अब हम श्वास को अंदर लेंगे और अपने थर्ड आई पे रोक लेंगे, आपके माथे के बीचों बीच। ये चक्रा हमारे ज्ञान का चक्रा होता है, डिवाइन ब्लिस, सच्चाई का, धर्म का, इंटेलेक्ट और विश्वास का चक्र होता है। ये डिवाइन पावर्स, डिवाइन इंट्यूशंस हमें यहाँ से मिलते हैं। शिव शक्ति का वास है इस जगह पे और इस चक्र का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये आकाशी नीला रंग है इस चक्र का। ब्रीथ इन, थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फील कीजिए वहां पे थोड़ा प्रेशर, थोड़ी सी वाइब्रेशंस। And breathe out and release all the negative emotions, fear, anger, सब कुछ निकाल दीजिए, अज्ञानता बाहर छोड़ दीजिए परमात्मा के उजाले में। मास्टर्स ब्रीथ इन, थर्ड आई पे होल्ड कीजिए अपनी श्वासों को। प्योर ब्लिस, प्रेम, आनंद, इंट्यूशन, डिवाइन सोल, आप परमात्मा के भाग हो, इसका अनुभव कीजिए। And breathe out all the negative emotions. सब कुछ आप परमात्मा के उजाले में छोड़ेंगे जो आपके उन्नति में उपयोग नहीं हो रहा है। ब्रीथ इन, फिर से थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप यूनिवर्स को बताएंगे कि आपके इनसाइड आप बोलिए, मेडिटेशन में बोलिए, जोर से नहीं, कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूँ, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए तैयार हूँ। जो ज्ञान मुझे आज मिलेगा वो मैं ज्ञान विश्व के कल्याण के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए मैं उसका उपयोग करूंगी। स्लोली आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहे, थोड़ा पे कॉन्सेंट्रेट करते रहे मास्टर्स, और 1 मिनट के लिए।
मास्टर्स, अब आप श्वास अंदर ले, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। स्लोली ब्रीथ आउट। धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में आने का प्रयास करेंगे। ब्रीथ इन, सहस्त्रार चक्र पे ध्यान, और अपने पैरों की उंगलियों को मूव करें। महसूस करें अपने शरीर को। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूव करें। ब्रीथ आउट। जो भी साधक ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार है, वो अपने हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए और आंखों को धीरे से ओपन कीजिए मास्टर्स। और जिनको भी कंटिन्यू करना है मेडिटेशन, वो कर सकते हैं। बहुत पसीना पसीना हो गया। इसीलिए पानी रखने के लिए बोला था। पानी पीजिए अभी। ओके। धीरे से उठ के पानी पीजिए, एकदम से मत उठिए। रिलैक्स हो जाइए। क्या कुछ शेयर करना है देवयानी मैम? ओके, ठीक है। ओके मास्टर्स, आप बाहर आ सकते हैं मेडिटेशन से। रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो पानी पीने की बहुत ज़रूरत होती है। रिलैक्स योरसेल्फ मास्टर्स। ओके मास्टर्स, विल स्टॉप हियर। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। एक बार आप वीडियोस ऑन तो कीजिए, मुझे बताइए एवरीबॉडी इज ओके राइट? थम्स अप कीजिए, कुछ तो कीजिए। सबने वीडियो चालू करना है। ओके मास्टर्स, थैंक यू। सबने चालू करना है वीडियो, क्योंकि अगर आपको थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है अभी भी आफ्टर मेडिटेशन, थोड़ी देर के लिए होने दीजिए, बाद में वो निकल जाएगा प्रेशर। ओके? और पानी पिए मेडिटेशन के बाद। उससे जो भी एक्सेसिव ऊर्जा है, उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तो आप थोड़ा सा पृथ्वी को, मतलब मिट्टी को हाथ लगा के, कोई प्लांट को हाथ लगाइए और उनको अपनी ऊर्जा दे दीजिए, एक्स्ट्रा ऊर्जा। ओके? धरती माँ को दे दीजिए। ठीक है। ओके मास्टर्स, मिलते हैं हम फिर से वेडनेसडे को। थैंक यू मैम। थैंक यू। सेशन बहुत ही अच्छा हुआ और ध्यान भी बहुत ही अच्छा हुआ आपका। बहुत थैंक यू। thank you। किसी को बात करनी है भी, शेयर करना है कुछ? मैम सेशन क्लोज करो। हाँ, यस।